Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Good Fellows, a startup offering companionship to senior citizen. तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये है क्या, वह ये क्या करता है। तो जो आपका गुड फेलोस है, ये एक स्टार्टअप है जो कि ऑफर कर रहा है कंपेनियनशिप सीनियर सिटीजन को। Shantanu Naidu, the founder of Goodfellow, a startup that aims to provide companionship to senior citizens, is a big believer in how much generation can learn from each other. जो शांतनु नायडू है जो कि फाउंडर है गुड फेलो के, तो इसका फाउंडर कौन है ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका स्टार्टअप का मकसद है प्रोवाइड करना कंपेनियनशिप सीनियर सिटीजन को। ये एक बिग बिलीवर है कि ये जो जनरेशन है बहुत कुछ सीख सकते हैं उनसे। द टैगलाइन ऑफ गुड फेलो इज एवरीथिंग ग्रैंड काइंड डू एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। और जो टैगलाइन है गुड फेलो का, everything grand kind do and that exactly how it works. Senior citizens who subscribe to this platform are paired with graduates in the age group of 18 to 30 who over a course of time form meaningful bond with them. और जो सीनियर सिटीजन होते हैं जो सब्सक्राइब करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, उनको पेयर किया जाता है ग्रेजुएट के साथ जो उसका एज ग्रुप 18 से 30 के बीच में होता है, जो कि ओवर ए कोर्स ऑफ टाइम में मीनिंगफुल बॉन्ड बनाते हैं उनके साथ। Ratan Tata, who has invested in this startup, expressed his optimism that the investment will assist the young Goodfellow team to develop. और रतन टाटा जो कि इन्वेस्ट किया है जिन्होंने इस स्टार्टअप में, उन्होंने एक्सप्रेस किया है ऑप्टिमिज्म लेके इसको कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये मदद करेगा यंग गुडफेलो टीम को डेवलप करने में। स्टेटस क्या है इसका? According to the statement, 15 million old people in India are living alone, either because they have lost their partner or because their family had to move away, owing to unavoidable employment obligation. इस स्टेटमेंट के अनुसार जो 15 मिलियन ओल्ड पीपल है भारत में वो अलोन रहते हैं, चाहे तो उन्होंने लॉस कर दिया अपने पार्टनर को इस कारण, या उनका जो फैमिली है वो उनसे दूर चले जाते हैं अनअवॉइडेबल एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिगेशन के कारण। तो प्रॉब्लम है लोनलीनेस और लैक ऑफ कंपेनियनशिप का, ये मेन फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है मेंटल और फिजिकल हेल्थ सीनियर एडल्ट का, ये सबसे बड़ा फैक्टर है और इसको एड्रेस किया जा सकता है गुड फेलो की मदद से कंपेनियनशिप प्रोवाइड करके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी। तो हम जानेंगे जो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी है इसके बारे में। द इंडियन सिटी नीलांबूर एंड थ्रिशूर इन केरला have gained recognition from UNESCO after they become the nation's first entrant in the UNESCO Global Network of Learning City along with Telangana's second largest city Warangal. जो इंडियन सिटी है आपका नीलांबूर और थ्रिशूर केरला का, तो ये दोनों कहाँ का सिटी है, नीलांबूर और थ्रिशूर केरला का, उसको रिकॉग्निशन मिला है यूनेस्को से। जब पहचाना गया था नेशन के पहले इंट्रेंस के तौर पर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी के तौर पे इनको, तेलंगाना जो कि सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है वारंगल का उसके साथ। According to UNESCO website, the network is a global policy-oriented network offering inspiration, know-how and best practices. और यूनेस्को के वेबसाइट के अनुसार ये जो नेटवर्क है ये एक ग्लोबल पॉलिसी ओरिएंटेड नेटवर्क है जो कि ऑफर करता है इंस्पिरेशन, नो हाउ और बेस्ट प्रैक्टिस को। There are 6 features that define a learning city. 6 फीचर है जो कि डिफाइन करता है लर्निंग सिटी को। तो फीचर्स क्या क्या है? इफेक्टिवली मोबिलाइज इज रिसोर्सेज इन एवरी सेक्टर टू एडवोकेट इंक्लूसिव लर्निंग, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से मोबिलाइज करना है हर एक रिसोर्स को हर एक सेक्टर के लिए ताकि एडवोकेट किया जा सके इंक्लूसिव लर्निंग को। रिवाइटलाइज लर्निंग इन फैमिली एंड कम्युनिटी, रिवाइटलाइज करना है जो लर्निंग है फैमिली और कम्युनिटी के बीच में। फैसिलिटेट लर्निंग फॉर एंड एट वर्क प्लेसेस, फैसिलिटेट करना है लर्निंग को फॉर और एट वर्क प्लेस पे। एक्सटेंड द यूज ऑफ मॉडर्न लर्निंग टेक्नोलॉजी, बढ़ाना है जो उपयोग है मॉडर्न लर्निंग टेक्नोलॉजी का। ऑगमेंट क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन लर्निंग, ऑगमेंट करना है जो क्वालिटी और एक्सीलेंस है लर्निंग में। फोस्टर करना है कल्चर को लर्निंग का पूरे लाइफ के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट। तो हम जानेंगे इसके बारे में कि ये न्यूज में क्यों आया, फिर ये है क्या, पहले भी कंसिडर कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस सीरियस कंसर्न ओवर स्टेट कंटिन्यूइंग टू रजिस्टर एफआईआर फॉर ऑफेंसेस under Section 66A of the Information Technology Act, despite the court holding it unconstitutional in 2015. सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने एक्सप्रेस किया है बहुत ज्यादा चिंता, जो स्टेट है वो अभी भी रजिस्टर कर रहा है एफआईआर को ऑफेंसेस के लिए सेक्शन 66A के अंतर्गत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, जबकि कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था 2015 में ही। तो आप समझ सकते हैं कि 2015 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया और अभी 2022 में भी इस लॉ का उपयोग किया जा रहा है, एफआईआर रजिस्टर किया जा रहा है। On March 24, 2015, in the case Shreya Singhal versus Union of India, the Supreme Court struck down Section 66A of the Information Technology Act 2000 in its entirety and ruled that it was violative of Article 19, Clause 1, Clause A.
तो कौन सा केस में ये आया कहा गया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, केस एकदम मेमोराइज होना चाहिए। तो जो आपका मार्च 2015 का केस है, 24 मार्च 2015 का श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था सेक्शन 66A को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का इंटायरली, और जो रूल था वो वायलेटिव है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए का। उन्होंने कहा व्हाट इज सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट। ये सेक्शन 66A आईटी एक्ट का है क्या? सेक्शन 66A define the punishment for sending offensive message through a computer or any other communication device like a mobile phone or a tablet. A conviction can face a maximum of 3 years in jail and a fine. तो सेक्शन 66A है, ये डिफाइन करता है पनिशमेंट को सेंड करने के लिए ऑफेंसिव मैसेज को कंप्यूटर या किसी भी कम्युनिकेटिव डिवाइस के माध्यम से, जैसे कि मोबाइल फोन या टैबलेट के माध्यम से। जो कन्विक्शन है इसमें मैक्सिमम 3 इयर्स का जेल तक या फाइन का प्राविधान है। Why it was struck down? इसको क्यों स्ट्राइक डाउन किया गया? The vagueness about what is offensive. The word has a very wide connotation and is open to extensive varied interpretation. जो वैग्यूनेस था, जो वर्ड है ऑफेंसिव, इसको लेके, और ये जो वर्ड है इसका बहुत ज्यादा वाइड कॉनेटेशन है और ये ओपन है एक्सटेंसिव वेरिड इंटरप्रिटेशन के लिए, इस कारण इसको स्ट्राइक डाउन किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी FLS सर्वे। तो हम जानेंगे फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी सर्वे के बारे में। PIB का न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। FLS survey by the Ministry of Education and NCERT has revealed that 11% of class 3 students lack basic math skill and about 37% lack basic skill in math. जो FLS सर्वे है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का और NCERT का, इसमें पाया गया है कि 11% जो क्लास 3 के स्टूडेंट है वो लैक कर रहा है बेसिक मैथ स्किल को, और 37% लैक कर रहा है बेसिक स्किल को। तमिलनाडु परफॉर्म पुअरली, और जो तमिलनाडु है इसमें उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब है। इसके बेसिक को हम समझते हैं फाउंडेशन लर्निंग होता क्या है। Foundational learning forms the basis of all future learning and include two main pillars, foundational literacy and foundational numeracy, which a child is expected to acquire by grade 3. जो फाउंडेशनल लर्निंग है ये फॉर्म करता है बेसिस सारे फ्यूचर लर्निंग के लिए, और ये इंक्लूड करता है दो मेन पिलर को। पहला है आपका फाउंडेशनल लिटरेसी और फाउंडेशनल न्यूमरेसी, जो कि चाइल्ड से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक्वायर कर लेंगे ग्रेड 3 तक। फाउंडेशनल लिटरेसी मीन्स बीइंग एबल टू रीड विद कम्प्रहेंशन बाय ए ग्रेड। फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब होता है कि आप पढ़ सके कम्प्रहेंशन को ग्रेड में। चाइल्ड एबिलिटी टू सॉल्व बेसिक मैथ प्रॉब्लम सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो चाइल्ड का एबिलिटी होता है सॉल्व करने का बेसिक मैथ प्रॉब्लम को, जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इज वन ऑफ द मेजर थीम ऑफ द NEP 2020, और जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है ये वन ऑफ द मेजर थीम में से है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है लर्निंग पॉवर्टी। The World Bank defined learning poverty as the inability to read and understand a single text by age 10. When a child can't read, it further impedes their ability to succeed in school and beyond. जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने डिफाइन किया है लर्निंग पॉवर्टी को, जो इनएबिलिटी है रीड करने का व समझने का सिंपल टेक्स्ट को 10 साल की उम्र तक। जब चाइल्ड नहीं पढ़ पाते हैं तो ये फर्दर इम्पेड करता है उनकी एबिलिटी को सक्सीड करने में स्कूल और बियॉन्ड, उसके बाद उस पर प्रभाव डालता है। इनिशिएटिव फॉर FLN, जो इनिशिएटिव लिया गया फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए। निपुण भारत इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इन द कंट्री अटेंड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3 बाय 2026-27। जो निपुण भारत है ये इंश्योर कर रहा है कि जो हर एक चाइल्ड है भारत का वो अटेंड करे फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को ग्रेड 3 के एंड तक 2026-27 का इसका टारगेट है। FLS सर्वे के बारे में हम जान ले। इट टेक अ 1-to-1 इंटरव्यू विद ईच चाइल्ड एंड देन असेस देयर लर्निंग स्किल। It is different from National Achievement Survey, wherein learning outcomes are tested for students of class 3rd, 5th, 8th and 10th using MCQ. जो FLS सर्वे है ये 1-to-1 इंटरव्यू करता है हर एक चाइल्ड का और ये एसेस करता है उनके लर्निंग स्किल को। ये अलग है आपका नेशनल अचीवमेंट सर्वे से, क्योंकि नेशनल अचीवमेंट सर्वे पे लर्निंग आउटकम को टेस्ट किया जाता है स्टूडेंट के क्लास 3rd, 5th, 8th एंड 10th के लिए, वो भी यूज करके MCQ मेथड को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेस्ट इनिशिएटिव। तो हम जानेंगे वेस्ट इनिशिएटिव के बारे में। PIB का न्यूज है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफिस हैज लॉन्च्ड द वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव वेस्ट टू इनेबल वुमेन कंट्रीब्यूशन टू साइंस। जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफिस है उन्होंने लॉन्च किया है वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव को। तो किसने लॉन्च किया है, किस लिए किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि इनेबल किया जा सके वुमेन के कंट्रीब्यूशन को साइंस के लिए। वेस्ट इज ए न्यू iSTEAM मैपिंग ऑफ इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग using a web portal for research sharing and promoting collaboration in research and development। जो वेस्ट है आपका ये एक नया iSTEAM
मैपिंग ऑफ इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग है, जो कि उपयोग कर रहा है वेब पोर्टल का रिसर्च शेयरिंग के लिए और प्रमोशन कोलैबोरेशन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ये आई स्टेम क्या है? आई स्टेम कम्स टू अंडर पीएम स्टेक मिशन, एलो साइंटिफिक क्रॉस सेक्टरल कोलैबोरेशन एंड डेवलपमेंट। जो आई स्टेम है आपका, ये पीएम स्टेक मिशन के अंतर्गत आता है। ये एलो करता है साइंटिफिक क्रॉस सेक्टरल कोलैबोरेशन और डेवलपमेंट को। जो अदर स्कीम है, किरण टू इनकरेज वुमेन साइंटिस्ट, क्यूरी टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन वुमेन यूनिवर्सिटी, विज्ञान ज्योति फॉर गर्ल्स इन हाई स्कूल टू परस्यू स्टेम। जो और अदर स्कीम है वो भी हम लोग को पता होना चाहिए। जो किरण स्कीम है ये इनकरेज करता है वुमेन साइंटिस्ट को। क्यूरी स्कीम ये डेवलप करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को वुमेन यूनिवर्सिटी के लिए। विज्ञान ज्योति जो है ये गर्ल्स के लिए हाई स्कूल का कि वो परस्यू करे स्टेम कोर्सेज को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो हम जानेंगे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ईसीएलजी के बारे में। In an indication of the continuing distress in the MSME sector, 1 in every 6 loan disbursed under ECLG scheme launched as a part of COVID-19 relief package in May 2020 has turned bad. ये एक इंडिकेशन है जो कंटिन्यूड डिस्ट्रेस हो रहा है एमएसएमई सेक्टर में। हर एक 6 लोन जिसको कि 10 वर्ष किया गया था ईसीएलजी स्कीम के अंतर्गत, उसमें एक जो है कोविड-19 रिलीफ पैकेज में मई 2020 के दौरान वो बैड लोन बन रहा है। ईसीएलजी स्कीम के बारे में हम जान लें। इट इज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज अनाउंस इन मई 2020। ये पार्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का, जिसको अनाउंस किया गया था मई 2020 पे। इट प्रोवाइड फुल गारंटी एंड कोलेक्टरल फ्री एडिशनल क्रेडिट टू एमएसएमई, बिजनेस इंटरप्राइज, मुद्रा बोरोवर्स एंड इंडिविजुअल लोन फॉर बिजनेस पर्पज टू एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ देयर क्रेडिट आउटस्टैंडिंग एज ऑफ 29 फरवरी 2020। ये प्रोवाइड करता है पूरा गारंटी, कोलेक्टरल फ्री एडिशनल क्रेडिट एमएसएमई, बिजनेस इंटरप्राइज, मुद्रा बोरोवर और इंडिविजुअल लोन के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, जो कि एक्सटेंड करता है 20% उनके क्रेडिट का 29 फरवरी 2020 के समय का। ये आप देख सकते हैं जो हाईलाइट है इस स्कीम का। तो मदद करने के लिए एमएसएमई का, जो कि सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट हुए थे नेशन वाइड लॉकडाउन के कारण कोविड-19 के दौरान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को, ताकि पूरा किया जा सके जो एडिशनल टर्म लोन है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को। इसमें कोई भी फेस से फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता, मिनिमम डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, आसान है, कॉन्टैक्टलेस है, सिग्नेचर कलेक्शन के माध्यम से हो जाता है। इसका टेन्यूर 4 ईयर का है, जिसमें 12 मंथ जो है प्रिंसिपल मॉनिटोरियम का है। आरओआई अप टू 14% है, कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं है। लोन जो है अप टू 20% का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग का फरवरी 2020 के लिए रखा गया है। गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सटेंशन टू थर्मल पावर प्लांट। तो हम जानेंगे जो एक्सटेंशन की बात कही गई है थर्मल पावर प्लांट का। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज गिवन अ 2-year extension to all category of thermal power plant on sulfur dioxide norm. However, the deadline remains the same for meeting the particulate matter and nitrogen oxide norm. जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया है सारे कैटेगरी के थर्मल पावर प्लांट को सल्फर डाइऑक्साइड नॉर्म्स पे। लेकिन जो डेडलाइन था वो सेम है पार्टिकुलर मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड नॉर्म्स के लिए। कोल पावर प्लांट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है 50% SO2 पॉल्यूशन के लिए। इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं। Ministry of Environment, Forest and Climate Change has in 2015 set environmental norms for PM, SO2, NOx, mercury and water used for coal-based thermal power plant to be met by 2017 but later extended to 2022. तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने 2015 में सेट किया था इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को पार्टिकुलर मैटर, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मरकरी, वाटर के लिए, जिसका उपयोग होता है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में, जिसको कि पूरा करना था 2020 तक। बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2022 तक। अब क्या इसको फिर से 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, पार्टिकुलर मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड में नहीं किया गया है। These norms require retrofitting and use of fuel gas desulfurization for removal of SO2, selective catalyst reduction technology for removal of NOx. ये जो नॉर्म्स है ये रिक्वायर करते हैं रेट्रोफिटिंग और उपयोग फ्लू गैस डिसल्फरिंग रिलेशन का, ताकि रिमूव किया जा सके SO2 को, सिलेक्टिव कैटलिस्टिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी का रिमूव करने के लिए NOx को। तो किसका उपयोग कर रहे हैं, कौन से गैस को रिमूव करने के लिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो SCR सिस्टम है वो यूज करता है एक्वस यूरिया सॉल्यूशन को, जिसको हम एडब्लू कहते हैं, जिसको इंजेक्ट किया जाता है एक स्पेसिफिक वे में SCR कैटालिटिक कन्वर्टर पे, और इसको कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया पे। फ्लू गैस जो है वो एग्जॉस्ट गैस के रूप में फिर बाहर आता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपका फ्लू गैस है, ये एजिटेटर है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया आपका, ये जिप्सम हो गया, ये लाइमस्टोन स्लरी, ये पंप हो गया आपका, ये डेमिस्टर हो गया, ये स्प्रे हो गया। यहाँ से जो आपका प्यूरिफायर का क्लीन गैस बाहर जा रहा है।
दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.